फरवरी का महीना शुरू हो चुका है, प्यार मोहब्बत का महीना शुरू हो गया है। उसूलन तो 12 महीने होनी चाहिए मोहब्बत, लेकिन कुछ लोगों को इसी महीने में प्यार उमड़ के आता है, तो अब क्या करें। तो ऐसे लोगों के लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम बनाया है। हम बात करने वाले हैं इस पूरे महीने, सिर्फ 14 फेब की बात नहीं है, इस पूरे महीने हम बात करेंगे मोहब्बत की, और खासकर उन चीज़ों की बात करेंगे विच हेल्प अस, विच एक्चुअली मेक अस फॉल इन लव। बहुत रीजंस होते हैं लोगों के अपने अपने। कुछ लोगों के लिए पत्ता गोभी की सब्जी भी एक रीजन होती है। बिल्कुल सही सुना आपने। हमारे जानने में कोई हैं, जानने वाले हैं एक, उनको अपनी बेगम से मोहब्बत हुई थी उनके हाथ की पत्ता गोभी की सब्जी खाकर। उनका तर्क ये था कि भाई हमको तो ये सब्जी समझ आती नहीं थी, पर हमने उनके हाथ की जब पहली बार उनके घर में जाके खाई, तब हमें यकीन नहीं आया कि ये सब्जी भी इतनी अच्छी कोई बना सकता है। फिर एक और जनाब है, उनको अपनी बेगम से मोहब्बत हुई थी गलत नंबर पे बात होने पर। मिला किसी को रहे थे, मिल उनको गया, उनकी आवाज पे हेलो सुनकर वो फिदा हो गए तो दिल तो पागल हो गया था इनके साथ, जो शाहरुख खान और माधुरी की कहानी होती है उसमें। So people have different reasons to fall in love। हाँ, ये तो बताना भूल गए कि जिनको वो आवाज़ सुन के फ़ोन पे मोहब्बत हुई थी, वो तो बाद में इतना झगड़ते थे अपनी बीवी के साथ कि उनकी बीवी उनको इतना बुरा भला कहती थी पब्लिकली। तो रीजंस कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सारी पोलें शादी के बाद ही खुलती हैं। तो फोकस लड़ाई पे भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स। लड़ाई झगड़े तो रिलेशनशिप का एक बड़ा अहम हिस्सा होते हैं, वाइटल कॉम्पोनेंट होते हैं। तो खैर, मूड खराब नहीं करते, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं जुल्फ की। गेसुओं से जब मोहब्बत हो जाए तो बस उसी नोट को पकड़ के रखिए, शुरू कर रहे हैं पॉडकास्ट। वैलेंटाइंस डे नहीं, पूरा वैलेंटाइंस मंथ मनाएंगे हम, और इस पूरे महीने हर हफ्ते उन चीज़ों की बात करेंगे विच बिकम द रीजन टू फॉल इन लव विद। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज उर्दू नामा में खैर हम बात करने वाले हैं उन चीज़ों के बारे में जिन पर फिदा होकर हम इवेंचुअली डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ भाई हमें मोहब्बत हो गई है। ये बात काफ़ी रिसर्च से भी साबित होती है कि लोग अक्सर पहली दफ़ा जब किसी को देखते हैं तो सबसे पहले उनके फिजिकल फीचर्स ही की तरफ आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसका रीज़न ये है कि लुक्स हमें तुरंत एक डिसीजन लेने में मदद देते हैं। पर्सनालिटी एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस नाम का एक जर्नल है जिसमें एक रिसर्च हुई थी। उसमें ये फाइंडिंग्स थी कि जो मर्द हजरात हैं वो फिजिकल आकर्षण को एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर समझते हैं जब वो किसी पार्टनर का इंतखाब कर रहे होते हैं, यानी उनको चूज कर रहे होते हैं। ये इस बात को कंफर्म करता है कि लुक्स हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक बड़ा ही अहम रोल अदा करते हैं। तो इसी तरह एक और रिसर्च है जो फेशियल इंप्रेशंस के बारे में बात कर रही है। वो बताती है कि हम अपने फेशियल एक्सप्रेशंस देखकर ही किसी का ट्रस्ट वर्दीनेस, उनका स्टेटस और वो कितने अट्रैक्टिव हैं, इस बात को हम उनके एक्सप्रेशन से जज कर लेते हैं। बस थोड़ी देर के लिए किसी का चेहरा आप देख लीजिए। कुछ लोग जो बिल्कुल एक्सपर्ट होते हैं, जिनके बारे में हम कहते हैं ना कि चिड़ती नहीं उड़ती चिड़िया के पर गिनले हैं, उस तरह के लोग शक्ल देखते ही बता देते हैं कि कौन बदमाश है और कौन नहीं। तो ये जो क्विक जजमेंट है हमारे अट्रैक्शन को ड्राइव करता है, और किस इंसान के साथ हम कनेक्ट करना चाहते हैं ये फैसला करने में हमारी काफ़ी मदद करता है। लेकिन इस बात को प्लीज़ याद रखिए, मैं फिर से लड़ाई और फड्डों की बात करूँगी कि बाद में सब चीज़ें बदल जाती हैं। शुरुआत में चाहे कितना ही आप कोई हसीन तरीन लगे, आसमान से उतरा हुआ लगे, बाद में सबकी रियलिटी बस ये होती है कि उन्होंने हमसे ही कह दिया, उन्होंने हमको ऐसे देख लिया, उन्होंने उनके सामने हमारी ऐसी बात कर दी, हम आए तो हमको पलट के नहीं देखा, हमारी खैरियत नहीं पूछी। ये तो खैर बहुत ही मासूम सी मैं बातें कह रही हूँ। कुछ बहुत सीरियस इश्यूज होते हैं, अब्यूज तक बात चली जाती है और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो बात याद रखिए आप ये कि लुक्स सिर्फ एक इल्यूजन होते हैं। जो चीज पहले हमें सिर्फ एक मोमेंटरी अट्रैक्शन की तरह लगती है, बाद में वो एम्प्टी लगने लगती है, उससे दिल बेजार होने लगता है। कभी कभी हम किसी के आउटवर्ड ब्यूटी पर इतने फिदा हो जाते हैं, लट्टू हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी असली रियल पर्सनालिटी देखते हैं तब समझ आता है कि कौन कितने पानी में है। लेकिन शायरी में इतनी नफ्सियाती, इतनी साइकोलॉजी कोई नहीं समझता है। ये सारी बातें जो हैं शायरी से हटकर समझिए। अब आ जाते हैं शायरी पे। बशीर बद्र के शेर से शुरू करेंगे। लिखते हैं, फिर याद बहुत आएगी जुल्फों की घनी शाम, जब धूप में साया कोई सर पर न मिलेगा। तो यहाँ जुल्फ सिर्फ महबूब की खूबसूरती का इशारा नहीं है, एक शेल्टर का भी सिंबल है।
जब इंसान किसी की मोहब्बत में मुब्तला होता है तो उसकी हर एक अदा, हर एक बात उसके लिए सुकून का बायस होता है। उसकी शक्ल देखकर, उनका सिर्फ तसव्वुर कर कर ही उसे बड़ी तसल्ली मिलती है। तो जो घनी शाम की बात कर रहे हैं, ये एक विजुअल है जुल्फों के बारे में। वो सुकून जो किसी अजीज की मोहब्बत में मिलता है, वैसा सुकून घनी शाम के बारे में तसव्वुर करके, जुल्फों के बारे में तसव्वुर करके शायर को मिल रहा है। दूसरा मिसरा है कि जब धूप में साया कोई सर पर न मिलेगा। तो यहाँ अकेलेपन और लोनलीनेस की बात हो रही है। महबूब से दूरी और जिंदगी की जो सख्तियां हैं उनकी तरफ इशारा है कि जब तक मोहब्बत हमारे पास होती है हम उसकी अहमियत नहीं समझते, लेकिन जैसे वो दूर जाने लगती है हम उस छाँव को तरसने लगते हैं, हमें उसकी याद आने लगती है। फिर हमें कद्र होती है कि हाँ भाई, उनको हमने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है। तो ये शेर असल में नॉस्टैल्जिया और लॉस का बड़ा ही खूबसूरत एहसास है कि किसी की मोहब्बत सिर्फ एक जज्बा नहीं होती है, बल्कि एक तरह का शेल्टर इंसान उसमें ढूंढता है, जो जब चली जाती है तब ऐसा लगता है कि आप धूप की तपिश में खड़े हुए हैं और सर पे किसी की मोहब्बत का, किसी की शफकत का साया नहीं है। माँ बाप ताना मारते हैं ना कि बेटा जब हम नहीं रहेंगे तब याद आएगा। वो है यहाँ पे बात कि जब माँ बाप होते हैं तब ज्यादा ध्यान नहीं देते, ऐसा लगता है कि तो आबे हयात पिए में है, कोई कहीं नहीं जाने वाला है। लेकिन जब वो जाते हैं तब जमीन हिलने लगती है, कहीं से कहीं तक कोई साया नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। रजा अजीमाबादी का ये शेर सुनिए आप। लिखते हैं कि देखी थी एक रात तेरी जुल्फ ख्वाब में, देखी थी एक रात तेरी जुल्फ ख्वाब में, फिर जब तलक जिया मैं परेशान ही रहा। शेर सुनकर ऐसा लग रहा है प्रॉबेबली इनको नाइटमेयर आया है, प्रॉबेबली वो जुल्फों को देखकर थोड़े हैबत में आ गए हैं, इसलिए परेशान हैं। दैट्स द ओनली एक्सप्लेनेशन, आई मीन लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। बट हम शायरी कर रहे हैं, हम आसेब ज़्यादा एंटिटीज़ के बालों की बात नहीं कर रहे हैं जो खौफनाक होते हैं। हम यहाँ खूबसूरत हसीन महबूब की जुल्फ़ों की बात कर रहे हैं। तो शायर लिखता है कि देखी थी एक रात तेरी जुल्फ़ ख्वाब में, फिर जब तलक जिया मैं परेशान ही रहा। पहला मिसरा जो है इसमें जुल्फ़ का जिक्र महबूब की खूबसूरती के लिए किया गया है, मगर ये सिर्फ हुस्न का बयान नहीं है। यहाँ कैप्टिवेशन की बात की गई है। महबूब की जो जुल्फ़ है उसका एक मंजर सिर्फ ख्वाब में उसने देखा है शायर ने, लेकिन उसका असर इतना गहरा है कि शायर की जिंदगी भर की बेचैनी वो बन गया है। यानी वो बेचैन हो गए, इतना हसीन कौन है जिसकी इतनी खूबसूरत जुल्फें हैं और वो मुझे कहाँ मिलेगा दुनिया में कि मेरे दिल को तसल्ली मिले। सेंस ऑफ क्लोजर नहीं मिल पा रहा है शायर को कि जो ख्वाब में देखा है वो हकीकत में मैं कहाँ से लेकर आऊँ, इसीलिए उसकी परेशानी ख़त्म नहीं होके दे रही है। तो ये दूसरे मिसरे में है परेशानी वाली बात कि फिर जब तलक जिया मैं परेशान ही रहा। इश्क की बेताबी और बेकरारी है, उस आशिक की कहानी है ये, जो एक लम्हा देखकर उम्र भर के लिए महबूब का शैदाई हो जाता है। अब आगे और बढ़ते हैं। असगर गोंडवी का शेर है। लिखते हैं जाहिद ने मेरा हासिले ईमान नहीं देखा, जाहिद ने मेरा हासिले ईमान नहीं देखा, रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। पहले मिसरे में शायर कह रहे हैं कि जो जाहिद है, जाहिद वो जो कि सिर्फ जाहिरी चीज़ों को देखता है, उसने उसका हासिले ईमान नहीं देखा, यानी उसकी रूहानियत या असली जज्बात को वो नहीं समझ पाया है। सिर्फ बाहरी बाहरी जो चीज़ें हैं उन्हीं पे वो यकीन लेके आ गया है। यहाँ ईमान का लफ्ज़ सिर्फ मजहबी सेंस में नहीं लिया गया है, बल्कि ईमान इश्क़ कामिल, कंप्लीट लव जो है उसके तौर पे लिया गया है। दूसरा मिसरा इसका जवाब है कि रुख पर तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा, कि जो जाहिद है उसकी समझ इस वजह से नाकाम रही, महदूद रही, क्योंकि उसने वो मंजर नहीं देखा जो शायर के लिए मोहब्बत का असल तजर्बा था, महबूब के चेहरे पर उसकी जुल्फे परेशान देखना। तो इस शेर में ऐसा समझिए कि एक स्पिरिचुअल और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ जाहिद है जो सिर्फ कायदा पढ़ाता है, ईमान समझाता है, प्रिंसिपल समझाता है, दूसरी तरफ आशिक है जो मोहब्बत को ईमान की इंतहा समझता है। अब आरजू लखनवी का आपको हम शेर सुनाते हैं। लिखते हैं किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, किसने भीगे हुए बालों से ये झटका पानी, झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी। तो पहला मिसरा एक हल्की सी शरारत है और जो इसमें फ्लर्टेशियस नेचर है महबूब का उसे हाईलाइट किया है। जैसे कोई महबूब अपने भीगे बालों को क्यों झटक रहा हो और उसके कतरे हवा में बिखर रहे हों गीले बाल के,
जो नॉर्मल इंसानों को बड़ा गुस्सा आता है अगर कोई आपकी तरफ ऐसे बाल झटके अपने गीले तो सारी छींटें आपके मुंह पे आएंगी। तो ये एक बहुत ही डेलिकेट सा मंजर है, खूबसूरत मंजर है जो मोहब्बत की एक तरह से बिगिनिंग समझ लीजिए। जो दूसरा मिसरा है कि झूम के आई घटा टूट के बरसा पानी, यहाँ पे मेटाफर इस्तेमाल किया गया है। एक बड़ा ही मैग्नीफाइड इफेक्ट है ये कि जैसे एक हरकत ने पूरे माहौल को बदल दिया हो। तो बालों से गिरने वाली बूंदों ने आसमान को भी बेचैन कर दिया है और अब घटा झूम रही है, बारिश होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ जुल्फ को सिर्फ महबूब के बालों का जिक्र मत समझिए, बल्कि मोहब्बत की जो एसेंस है वो समझिए। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ अशार ऐसे पढ़ के सुनाऊंगी जिसमें बाल बांधने से भी शायर फिदा हो रहे हैं। तो मोहम्मद रफ़ी सौदा का ये शेर है, लिखते हैं, जब यार ने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे तब मैंने अपने दिल में लाखों ख्याल बांधे। इसमें बाल बांधना एक सिंबल है जो किसी महबूब के बालों को कैद करने या उन्हें अपने कंट्रोल में रखने का अमल हो सकता है। बहुत दूर पड़ेगी बट ओके, शायरी है। तो ये जो बाल बांधने का लम्हा है, इसे आप शोखी का इजहार समझिए महबूब की। उसने बाल बांध लिए हैं तो अब क्या हुआ, आशिक के दिल में ख्याल बन गए हैं। यानी उसकी सोच सिंक्रोनाइज्ड है कि जो मेरा महबूब कर रहा है, अगर वो बाल बांध रहा है तो मैंने भी ख्याल बांध लिया अपने दिल में। तो सिंपल बात बस ये है कि उनके बाल बांधने से इनको भी मोहब्बत हो गई है, फिदा हो गए हैं, उन्होंने भी आगे तक की कहानी अपने दिल में बना ली है। अब आते हैं लाला माधव राम जौहर के इस शेर पर, लिखते हैं, बाल अपने उस परीरू ने संवारे रात भर, बाल अपने उस परीरू रू यानी शक्ल, परी यानी फेरी, बाल अपने उस परीरू ने संवारे रात भर, सांप लोटे सैकड़ों दिल पर हमारे रात भर। यहाँ पे भी आप देखिए सिंक्रोनाइज्ड है जो भी इमोशंस हैं कि जुल्फों का संवरना इसमें दिखाया गया है। परीरू का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि वो चेहरा जो खूबसूरत है और जिसमें बहुत ही कशिश है, यानी वो चेहरा जो किसी को भी अपना आशिक बना सकता है। तो जब महबूब अपने बालों को संवारता है तो उसका हर एक्शन, उसकी हर हरकत शायर को फैसिनेट कर रही है, और इतना फैसिनेट कर रही है कि सांप लोटे सैकड़ों दिल पर हमारे रात भर। सांप लौटना का मतलब है इमोशनल डिस्कम्फर्ट, एक तरह की जेलसी या कोई हार्ट एक। अब फरहत एहसास का भी आप शेर सुनिए। तो लिखते हैं कि सबके जैसी न बना जुल्फ कि हम सादा निगाह, सबके जैसी न बना जुल्फ कि हम सादा निगाह, तेरे धोखे में किसी और के शाने लग जाए। वाह, यहाँ शायर की जो दिलचस्प स्टाइल है उसमें वो कह रहे हैं कि हम लोग जो बहुत ही सादा निगाह हैं, सादगी वाले लोग हैं, हम फर्क नहीं कर पाएंगे कि हेयर स्टाइल तुम्हारा है कि बाकियों जैसा है, क्योंकि सबकी तरह तो तुम भी बाल अपने बना रहे हो, इसलिए सबकी तरह मत बनाओ बाल। ऐसा ना हो कि हम धोखे में किसी और के गले लग जाएं। तो मजा आ गया फरहत एहसास के इस शेर को पढ़कर। अब अगला एपिसोड जो होगा वो एक और चीज़ की बात करेगा जो हमारे दिल में, दिमाग में ये वहम डाल देता है कि हमें मोहब्बत हो गई है। तो वो कौन सा इल्यूजन है, कौन सा फिजिकल एट्रीब्यूट है, उसकी हम बात करेंगे अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।